हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वाहन चालक भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपना एक मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना इसमें दूसरा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न है वो इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। आप परीक्षा पैटर्न देख सकते हैं। ये परीक्षा पैटर्न है जिसमें 120 प्रश्न है वो कुल पूछे जाएंगे परीक्षा में, जिसमें भाग देखिए एक में हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है, इंग्लिश से संबंधित 15 प्रश्न है, सामान्य ज्ञान से संबंधित 70 प्रश्न है और गणित से संबंधित इसमें 15 प्रश्न है वो शामिल किए गए हैं। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वाहन चालक भर्ती परीक्षा से संबंधित देखिए अपना दूसरा नंबर का मॉडल पेपर। भाग एक में राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए पहला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है? बताइए संगमरमर शहर के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा मकराना। क्या हो जाएगा? मकराना। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मकराना। दोस्तों मकराना को संगमरमर शहर का कहा जाता है और आप सभी को पता होगा कि ताजमहल के निर्माण में मकराना का संगमरमर लगा हुआ है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? अब ऑप्शन के अनुसार बताना है। वैसे तो कौन सी है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर के बाद में शेर, जरगा, अचलगढ़। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये खेर नहीं है, ये शेर है। ठीक है, शेर सही से टाइप नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई है वो दोस्तों 1597 मीटर है। गुरु शिखर का नाम नहीं दे रखा है तो दूसरे नंबर की चोटी है ये। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान के मरुस्थल में अवनयनात्मक यानी कि निक्षेपणात्मक भू आकृति है? बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सी एक राजस्थान के मरुस्थल में अवनयनात्मक निक्षेपणात्मक भू आकृति है? तो वो है दोस्तों कौन सी? बताइए। तो वो है दोस्तों इसमें बालू के टीले। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये बालू के टीले है वो तेज हवाओं के साथ दोस्तों अपना स्थान है वो बदलते रहते हैं। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन ट्रेप से विकसित या निर्मित हुई है? राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन ट्रेप से विकसित या निर्मित हुई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों यहाँ पर है काली मिट्टी। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी है वो दोस्तों हाड़ौती के पठार में है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्रों में ये विस्तृत है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए ये CWG क्षेत्र के अंतर्गत है। CWG क्षेत्र के अंतर्गत आता है मेवात एवं डांग क्षेत्र। यानी कि दोस्तों इसमें कोटपुतली, बेरोड, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा ये क्षेत्र आते हैं दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, और AW के अंदर तो आप सभी को पता होगा बांसवाड़ा, झालावाड़ ये वाले क्षेत्र आते हैं। और BWHW के अंदर शुष्क क्षेत्र आते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर वाला, और बाड़मेर का भी कुछ क्षेत्र आता है उसमें, बीकानेर का भी कुछ क्षेत्र आता है। और जो BSHW है ये अर्ध शुष्क जिले आते हैं इसके अंतर्गत। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, सालार वन निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलते हैं? सालार वन किन जिलों में मिलते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये सालार के वन है ये 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ये मिलते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अलवड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में ये सालार के वन मिलते हैं। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है?
बताइए कौन सी नदी अरब सागर में अपना जल लेकर जाती है? देखिए बनास नदी है, ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेकर जाती है। चंबल नदी भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेकर जाती है। कांतली नदी, ये दोस्तों एक अंत प्रवाह वाली नदी है। लूनी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न है, कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बोरखेड़ा स्थान पर स्थित है? कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बोरखेड़ा स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बोरखेड़ा स्थान पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों माही बजाज सागर। माही बजाज सागर, यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माही बजाज सागर। नेक्स्ट है आगे देखिए दोस्तों, बोरखेड़ा कहां पर है? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता है वो है दोस्तों जालोर के अंदर। कितनी दोस्तों? 54.9%। सॉरी कितनी? 54.9%। ठीक है, उसके बाद में आता है दोस्तों सिरोही का नंबर, और सिरोही है दोस्तों कितनी? सिरोही की साक्षरता दर कितनी है? वो है दोस्तों 55.3%। 55.3% है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता? बताइए कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 दोस्तों ये पश्चिम बंगाल से सिक्किम तक है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी NH44, NH23 और NH11 ये तीनों दोस्तों राजस्थान से होकर गुजरते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन सही। 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? बताइए पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में अंतर है वो कितना है? आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो पूर्व पश्चिम विस्तार है वो 869 किलोमीटर है, और दोस्तों उत्तर दक्षिण विस्तार है वो दोस्तों 826 किलोमीटर है। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 43 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 43 किलोमीटर। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अरावली क्षेत्र है, ये दोस्तों 9% भाग पर फैला हुआ है। अपने राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश से संबंधित अगर प्रश्न नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान भूगोल टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से। वहां पे आपको प्रत्येक टॉपिक के 200 प्रश्न मिल जाएंगे। और दोस्तों आप कुछ भी सर्च करो यूट्यूब के ऊपर, टॉपिक का नाम लिखो और उसके साथ में आराध्या RS एकेडमी जरूर लिखो, तो आपको उस टॉपिक से संबंधित है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मिल जाएंगे सिलेबस के अनुसार। दोस्तों देखिए यहाँ पे अरावली क्षेत्र है वो 9% भाग पर फैला हुआ है, सभी को पता है। पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी प्रदेश है, ये दोस्तों 61.11% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र है ये दोस्तों 23.03% भाग पर फैला हुआ है, और अर्ध शुष्क क्षेत्र है यानी कि दोस्तों इसमें देखिए सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, अर्ध शुष्क दोस्तों इसमें अर्ध शुष्क तो इसमें है ही नहीं दोस्तों, ये तो इसमें गलत ही दे रखा है दोस्तों। इसमें एक है हाड़ौती का पठार जिसको दक्षिणी पूर्वी पठार बोलते हैं, वो लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है। तो यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पूछा है क्षेत्रफल के अनुसार, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? एंटीसोल समूह की मृदा है वो दोस्तों कहाँ पाई जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पश्चिमी भाग में पाई जाती है। दोस्तों कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में ये पाई जाती है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एंटीसोल मृदा है, इसका दोस्तों रंग है वो हल्का पीला और भूरा होता है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाती है?
बताइए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों वो है, देखिए, पाली में पाई जाती है, जोधपुर में, जालौर में, जयपुर में नहीं पाई जाती दोस्तों ये स्टेपी जलवायु। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अर्धशुष्क क्षेत्र में 15 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, काजरी राजस्थान का एक शोध संस्थान है, किस विषय पर कार्य कर रहा है? दोस्तों काजरी की जो स्थापना है वो दोस्तों कब हुई थी? तो वैसे तो इसकी भारत सरकार के द्वारा दोस्तों 1952 में मरुस्थल वनारोपण शोध केंद्र के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1959 के अंदर दोस्तों इसका नाम परिवर्तित करके केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरी कर दिया गया था। दोस्तों जोधपुर में इसका मुख्यालय है और शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र के विषय पर दोस्तों ये कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, देखिए, कांतली नदी है ये दोस्तों, आंतरिक प्रवाह वाली नदी है यहाँ पर। बाकी दोस्तों आंतरिक प्रवाह वाली नदी नहीं है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, राजस्थान का अपवाह तंत्र 3 भागों में बटा हुआ है, एक अरब सागर की नदियां, एक बंगाल की खाड़ी की नदियां और एक दोस्तों आंतरिक अपवाह तंत्र यानी कि आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पर कातली नदी है, ये 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसकी यानी कि जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? बताइए, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध है वो कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में है, चंबल नदी पर बना हुआ है और इसका दोस्तों इसके जल का उपयोग है वो दोस्तों सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 18 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों वो जिला है कौन सा, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है उदयपुर, ठीक है, उदयपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उदयपुर का दोस्तों नगरीय साक्षरता दर है वो है 87.5%। कितनी? 87.5%। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले हैं। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरने वाला प्रमुख राजमार्ग है जो दिल्ली से जयपुर, अजमेर और उदयपुर होते हुए मुंबई जाता है? बताइए, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग की यहाँ पर बात हो रही है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरने वाला प्रमुख राजमार्ग है जो दिल्ली से जयपुर, अजमेर और उदयपुर होते हुए मुंबई जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों NH 48, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया? राजस्थान में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया? दोस्तों ये लागू किया गया, बताइए कब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये 2007। दोस्तों वैसे तो देखिए, राजस्थान में आपदा प्रबंधन अधिनियम है वो 2005 में बना था, लेकिन दोस्तों इसको 1 अगस्त 2007 से है वो लागू कर दिया गया था। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों भाग 2 के अंदर अपन राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अनुसार। दोस्तों आपको ये मॉडल पेपर है वो रोजाना सुबह 8 बजे है वो आराध्य आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले हैं। उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें
बैराठ में मिले हैं। यहाँ पर एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बैराठ में मिले हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? दोस्तों मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्स। कौन था? मेजर सावर्स। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कर्नल इडन है, ये दोस्तों जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, ठीक है। और दोस्तों कर्नल मॉरिसन है, ये दोस्तों भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। और जो ये मेक मोशन है, ये दोस्तों मारवाड़ यानी कि जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है। देखिए राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों का व्रत राजस्थान में विलय हुआ था? राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों का व्रत राजस्थान में विलय हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ये 4 बड़ी रियासतों का दोस्तों व्रत राजस्थान में विलय हुआ था। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, चौथे चरण में 30 मार्च 1949 को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, ये चंद्रबरदाई द्वारा रचित है, बिल्कुल सही है। बीसलदेव रासो है, ये दोस्तों नरपति नाले द्वारा रचित ग्रंथ है। खुमान रासो करनीदान, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों खुमान रासो है, ये दलपत विजय द्वारा दोस्तों ये ग्रंथ है वो लिखा गया है। और शत्रुसाल रासो है, वो डूंगर सिंह के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो दोस्तों ये श्री महावीर जी करौली में खेली जाती है। दोस्तों ये श्री महावीर जी करौली में खेली जाती है ये लठमार होली। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कौन सा युग्म गलत सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें एक गलत दे रखा, बाकी 3 सही दे रखे हैं। रामदेव जी का जो मुख्य स्थल है वो है दोस्तों रामदेवरा, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मल्लीनाथ जी का जो मुख्य स्थल है वो दोस्तों गागरोन, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, मल्लीनाथ जी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो है तिलवाड़ा। कौन सा है? तिलवाड़ा, बालोतरा, बाड़मेर। तो यहाँ पर है दोस्तों ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। और तेजा जी का जो मुख्य स्थल है वो है दोस्तों खड़नाल, और पाबू जी का मुख्य स्थल है दोस्तों कोलू, पड़ोदी में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य थाकना शैली में किया जाता है? कौन सा नृत्य थाकना शैली में किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है डोल नृत्य। दोस्तों डोल नृत्य है वो थाकना शैली में किया जाता है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 28 नंबर का प्रश्न है, ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम है। ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम है। तो दोस्तों क्या नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है राजेश गोदा। राजेश गोदा है वो दोस्तों ब्लू पोट्री के प्रमुख शिल्पकार है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में ये ब्लू पोट्री का दोस्तों अत्यधिक विकास हुआ था। और करपाल सिंह शेखावत दोस्तों इसके सिद्धहस्त कलाकार थे, ये भी नाम तो सुना ही होगा आपने। यहाँ पर इसमें राजेश गोदा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर काकन डोडा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है? निम्नलिखित में से किस अवसर पर काकन डोडा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, विवाह के समय दोस्तों वो धागे बांधे जाते हैं, मांगलिक सूत्र होते हैं, वो होते हैं दोस्तों, ठीक है, काकन डोडा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 30 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित है? माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये माउंट आबू रणकपुर ये दोस्तों गोडवाड़ परिपथ के अंतर्गत है। गोडवाड़ परिपथ के अंतर्गत आते हैं दोस्तों माउंट आबू, रणकपुर और जालोर।
ठीक है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? मत्स्य जन का उल्लेख है वो दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है और महाभारत में भी दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? बताया था मैंने आपको दोस्तों, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट है वो कर्नल ईडन, कर्नल यानी कि कर्नल विलियम ईडन। यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संयुक्त वृहद राजस्थान प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। संयुक्त वृहद राजस्थान प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो दोस्तों पहले मुख्यमंत्री का नाम है वो क्या है? तो वो है हीरालाल शास्त्री। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री। आगे देखिए, यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, सोरठा छंद में गद्य और पद्य किस राजस्थानी शैली में लिखे गए थे? सोरठा छंद में गद्य और पद्य किस राजस्थानी शैली में लिखे गए थे? तो बताइए कौन सी राजस्थानी शैली में लिखे गए थे? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, तो वो है दोस्तों द्वावेत, द्वावेत कलात्मक गद्य के रूप में दोस्तों ये लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सोरठा छंद में गद्य और पद्य राजस्थानी द्वावेत राजस्थानी शैली में लिखे गए थे। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 35 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस त्योहार में पहले श्राद्ध पक्ष में सांझी बनाई जाती है? बताइए दोस्तों, सांझी है वो श्राद्ध पक्ष में दशहरे से पूर्व है वो मनाई जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न है, पाबूजी को किस देवता के रूप में पूजा या माना जाता है? पाबूजी को किस देवता के रूप में पूजा या माना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, पाबूजी को ऊंटों का देवता के रूप में पूजा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शेखावाटी और कुचामन के किस लोक नृत्य में ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? शेखावाटी और कुचामन के किस लोक नृत्य में ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कच्ची घोड़ी नृत्य। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कच्ची घोड़ी नृत्य। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, सीकर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीकर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो है खंडेला। नाम तो सुना ही होगा, खंडेला गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित यानी कि निम्न में से किसके लिए राजस्थानी भाषा में आड़ी हियाली शब्द प्रचलित है? किसके लिए दोस्तों आड़ी हियाली शब्द प्रचलित है? तो ये शब्द प्रचलित है दोस्तों किसके लिए? तो ये पहेलियों के लिए दोस्तों ये प्रचलित है। ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान, आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है जैसलमेर में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर में। आगे देखिए दोस्तों, अब अपने भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता एवं बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? तो बताइए किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? तो दोस्तों ये फ्रांस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रपति ही उनको दोस्तों नियुक्त करता है और राष्ट्रपति ही हटा सकता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? दोस्तों मूल अधिकार है वो दोस्तों कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं ये मूल अधिकार। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद दोस्तों 12 से 35 तक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना।
अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। तो दोस्तों मूल कर्तव्य है वो किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। आप सभी को पता है मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के माध्यम से दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये मूल कर्तव्य है वो भाग 4 क में जोड़े गए थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है किस भारतीय संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी थी। बताइए कौन से संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें जो 15वां संविधान संशोधन हुआ था। 15वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1963 में हुआ था, उसमें ये प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है अब अपन भाग 4 के अंदर राजस्थान की पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न देखिए। यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालानुरूप में सही क्रम में व्यवस्थित करें। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालानुरूप सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों सही क्रम है वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, CK मैथ्यू, राजीव महर्षि, निहाल चंद गोयल और DB गुप्ता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 47 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं। जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, इसमें 25 सदस्य होते हैं। 25 सदस्य होते हैं दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिसमें 20 तो दोस्तों क्या होते हैं निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं 20 तो दोस्तों इसमें निर्वाचित होते हैं, 3 इसमें पदेन होते हैं और 2 इसमें मनोनीत होते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई। राजस्थान सूचना आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है ये अप्रैल 2006 को 18 अप्रैल 2006 को दोस्तों राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे मुख्यमंत्री ने यानी कि किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया। तो दोस्तों अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन का सामना किया है तो वो थे दोस्तों भैरव सिंह शेखावत। देखिए राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, जिसमें से 2 बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इसको पद की शपथ कोई नहीं दिलाता, ये अध्यक्ष के रूप में शपथ लेता है दोस्तों, सॉरी विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। स्पीकर की कोई शपथ नहीं होती दोस्तों। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं दिलाता शपथ। अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों 51 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बताइए रासायनिक परिवर्तन का दोस्तों उदाहरण है वो कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, ये दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, दोस्तों ये मुलायम हो जाना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों। रासायनिक परिवर्तन वह होता है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो मुलायम हो जाना ये नहीं है। छानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना और नमक का पानी में घोल, सॉरी देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो दोस्तों ये देखिए प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, तो दोस्तों ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम होना,
मुलायम हो जाना, ये दोस्तों इसमें क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों क्या था, मैंने आपको बताया कि रासायनिक परिवर्तन में दोस्तों नए पदार्थों का निर्माण होता है। दोस्तों कच्ची सब्जी होती है तो वो पक जाती है तो अलग हो जाती है, तो दोस्तों इसमें मुलायम हो जाती है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। छानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, तो दोस्तों इसको वापस गीली करके वापस भी वैसे कर सकते हैं। पानी का यानी कि नमक का पानी में घोल, तो दोस्तों नमक को भी अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था दोस्तों। देखिए ये गलती मत करना कि प्रश्न को सही ढंग से ना पढ़ो। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न धातुओं में से किस धातु को गलाने से नहीं निकाला जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्न धातुओं में से किस धातु को गलाने से नहीं निकाला जा सकता है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा बताइए। तो दोस्तों वो है एल्यूमिनियम। दोस्तों एल्यूमिनियम को दोस्तों गलाने से नहीं निकाला जा सकता, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि दोस्तों यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों में परावर्तित करती है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों जीन। क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, जीन। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 55 नंबर का प्रश्न है, औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग, औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1.3 किग्रा से 1.4 किग्रा के मध्य होता है। तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.36 किग्रा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाग 6 के अंदर करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए सी विजिल 24 संबंधित है। सी विजिल 24 किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये भारतीय नौसेना से संबंधित है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से पुरस्कृत खिलाड़ियों का कौन सा युग्म संगत है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से पुरस्कृत खिलाड़ियों का कौन सा युग्म असंगत है, तो बताइए कौन सा युग्म असंगत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए डी गुकेश है दोस्तों, ये शतरंज से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। प्रवीण कुमार है वो दोस्तों कुश्ती, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रवीण कुमार है ये दोस्तों पैरा एथलेटिक्स है, ये पैरा एथलेटिक्स खेल से संबंधित है दोस्तों ये, ठीक है, कुश्ती से संबंधित नहीं है। मनु भाकर है वो निशानेबाजी से संबंधित है, और हरमनप्रीत सिंह है ये हॉकी से संबंधित है। तो यहाँ पर कौन सा युग में संगत है, तो यहाँ पर ये प्रवीण कुमार है वो दोस्तों इसमें संगत है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया गया। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। 59 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में निम्न में से कौन सी 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है। हाल ही में निम्न में से कौन सी 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों वो 5 भाषाएं हैं, मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। अब जो शास्त्रीय भाषा है उनकी संख्या 11 हो गई है, ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 60 नंबर का प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों तातो एक जल विद्युत परियोजना, हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, इन दोनों को दोस्तों मंजूरी दी गई है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों सही है।
दोस्तों भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है, वो अपन इसमें पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 61 नंबर का प्रश्न है, राज्य में निवेश को बढ़ावा। अब अपन दोस्तों यहाँ पर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न वो पढ़ रहे हैं। देखिए, राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु जारी की गई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 कब तक लागू रहेगी। दोस्तों ये कब तक लागू रहेगी, ये जो निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 कब तक लागू रहेगी, तो दोस्तों ये लागू रहेगी वर्ष 2029 तक, वर्ष 2029 तक ये लागू रहेगी। 3 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, बजट 2025-26 में प्रस्तावित बजट 2025-26 में प्रस्तावित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना की योजना अवधि होगी, तो दोस्तों इसकी योजना अवधि है वो 7 वर्ष होगी। दोस्तों यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 7 वर्ष। 63 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाएगा, किस आयु वर्ग के बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो है 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3 से 6 वर्ष। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कहां पर देश का पहला सूचना का अधिकार संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। राजस्थान में निम्न में से कहां पर देश का पहला सूचना का अधिकार संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ब्यावर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चांग गेट ब्यावर में देश का पहला सूचना का अधिकार संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 65 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए नॉलेज इनहांसमेंट, दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए नॉलेज इनहांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कितने युवा किसानों को विदेश भ्रमण पर भेजा जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पहले चरण में 100 युवा किसानों को विदेश भ्रमण हेतु भेजा जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिसमें से दोस्तों 100 में से 80 किसान कृषि क्षेत्र से होंगे और 20 किसान है वो डेयरी और पशुपालन क्षेत्र से संबंधित होंगे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों अपन भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे 66 से लेकर 70 तक। दोस्तों यहाँ पर देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें मॉनिटर। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो डाटा व सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए HFS फाइल सिस्टम किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग होता है था। HFS फाइल सिस्टम किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग होता था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, तो वो है मैक ओएस। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मैक ओएस। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर 68 नंबर का प्रश्न है, MS वर्ड में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है। MS वर्ड में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है, तो दोस्तों कितना हो सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1638 हो सकता है दोस्तों अधिकतम फॉन्ट साइज। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और न्यूनतम फॉन्ट साइज है वो 1 हो सकता है, न्यूनतम 1 और अधिकतम 1638। आगे देखिए यहाँ पे MS एक्सेल में सेल की पहचान होती है। MS एक्सेल में सेल की पहचान होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है MS एक्सेल में सेल का दोस्तों एड्रेस, कॉलम का लेबल और रो का नंबर होता है। तो यहाँ पर इसमें सेल की पहचान दोस्तों एड्रेस से होती है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न है, पावर पॉइंट में स्लाइड पर जुड़ने वाला इफेक्ट कहलाता है। स्लाइड पर जुड़ने वाला इफेक्ट है वो क्या कहलाता है, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए, तो दोस्तों वो कहलाता है ट्रांजिशन। क्या कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाता है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन यहाँ पर देखिए भाग 9 के अंदर
हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 70 प्रश्न है वो जीके से संबंधित परीक्षा में पूछे जाएंगे और 70 प्रश्नों का मैंने आपको डिवाइडेशन बता ही दिया है सिलेबस के अनुसार। अब दोस्तों अपन यहाँ पे 20 प्रश्न है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। देश ने नटवर लालों को देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। ये इसमें दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे नटवर लाल है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों लेकिन बहुवचन संपूर्ण वर्ग का बोध करवाता है नटवर लालों, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, वे सर्वनाम जो वाक्य में सदा एक दूसरे के बाद आते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, देखिए तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तो इसमें मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे संबंध वाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, मैं पूजा पाठ करके विद्यालय जाऊंगा, वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए कौन सी क्रिया है? तो पाठ करके, ये दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पूर्वकालिक क्रिया। 74 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो वो है दोस्तों यहाँ पर भीतर। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भीतर। भीतर शब्द है वो संज्ञा शब्द है, विशेषण नहीं है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 75 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए घृत और नयन, घृत और नयन, ये दोस्तों जो सभी शब्द है ये दोनों के दोनों ये तत्सम शब्द है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा घी और नैन। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर 76 नंबर का प्रश्न है, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों, पुनः प्लस जन्म। यहाँ पर दोस्तों इसमें विसर्ग संधि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से किस शब्द में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है? बताइए किस शब्द में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए सडानंद। दोस्तों सडानंद में दोस्तों सट प्लस आनंद हो जाएगा, ठीक है, सट प्लस आनंद हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर इसमें सड यहाँ प्लस आनंद, ये गलत हो जाएगा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 78 नंबर का प्रश्न है, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। तो दोस्तों इसमें देखिए स्थान प्लस अनीय, स्थानीय, दोस्तों स्थान प्लस अनीय, यहाँ पर दोस्तों ये उपयुक्त प्रत्यय नहीं है, ये गलत दे रखा है ये, ठीक है। स्थान प्लस ई है, स्थान प्लस ई है, तो ये हो जाएगा स्थानीय। तो यहाँ पर ई प्रत्यय है, अनीय नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का गलत प्रयोग हुआ है? बताइए उपसर्ग का गलत प्रयोग किस में हुआ है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए अभिप्सा में दोस्तों अभी उपसर्ग है, ठीक है। अभ्यर्थी में भी दोस्तों अभी उपसर्ग है, अभिष्ट में भी अभी उपसर्ग है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए अभ्यांतर है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये इसके अंदर दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग है वो इसमें गलत हुआ है। इसमें देखिए इस अभ्यांतर में इसमें अभी
अभी क्या है इसमें उपसर्ग है और अंतर मूल शब्द है। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो अभियांतर है वो इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। ठीक है, ये शब्द होगा दोस्तों अभियंतर, अभियांतर नहीं होता, अभियंतर होता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस विकल्प में सभी बिजली के पर्यायवाची हैं? किस विकल्प में सभी बिजली के पर्यायवाची हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए विद्युत तड़ित चपला दामिनी, विद्युत तड़ित चपला दामिनी, ये सभी हैं वो दोस्तों बिजली के पर्यायवाची है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत तड़ित चपला दामिनी, ये बिजली के पर्यायवाची हैं। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रसाल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, रसाल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इसमें देखिए, पिकबंधु, अमृत फल और दोस्तों सहकार, ये तीनों है, ये दोस्तों रसाल के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन यहाँ पर जो मदलता है, मदलता है, ये दोस्तों कस्तूरी का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 82 नंबर का प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें प्रसाद, झोंपड़ी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रसाद का अर्थ होता है दया या कृपा। ठीक है, बाकी इसमें सारे के सारे सही दे रखे हैं, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, संकल्प उपचय शब्दों के विलोमार्थक शब्द है, संकल्प उपचय शब्दों के विलोमार्थक शब्द है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें विकल्प का दोस्तों हो जाएगा अपचय, विकल्प का क्या हो जाएगा, अपचय। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें संकल्प का हो जाएगा विकल्प और उपचय का हो जाएगा अपचय। ठीक है, ऐसे होगा ये। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 84 नंबर का प्रश्न है, वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा बताइए। तो दोस्तों वो है अंतेवासी, क्या हो जाएगा, अंतेवासी। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अंतेवासी। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 85 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर सम्राज्ञी, पश्चाताप, कुतूहल और उच्छ्वास। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, देखिए कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर साम्राज्ञी और दोस्तों ये पश्चाताप, ये दोनों दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों शुद्ध शब्द है। लेकिन यहाँ पे कुतूहल और उच्छ्वास है, वो दोस्तों अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर जो ये तू के ऊपर जो मात्रा लगी हुई है, ये दोस्तों यहाँ पर गलत लगी हुई है, इसमें ये वाली मात्रा आएगी। ठीक है, और उच्छ्वास 6 के नीचे दोस्तों एक हलंत आएगा, ये वाला, तब ये सही होगा। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों ए और बी क्या है, सही है। ए और एक और 2 है वो इसमें सही है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों शुद्ध वाक्य है, तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी, तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी। ये वाक्य क्या है दोस्तों, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी इसमें गलत दे रखा है, जैसे कि दोस्तों तेरे घर की शोभा देखते ही बनती है। तो दोस्तों तुम्हारे घर का सौंदर्य देखते ही बनता है। उसे एक गिलास पानी चाहिए, तो उसे एक पानी का गिलास दे दो, ये गलत है दोस्तों सारे के सारे। इसमें एक ही सही है, 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है, तो वो उदाहरण है दोस्तों, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 88 नंबर का प्रश्न है, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? किस मुहावरे का भावार्थ है वो सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, घड़ो पानी पड़ना, घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो क्या होगा दोस्तों, तो वो है इसमें बहुत वर्षा होना नहीं,
तो इसमें हो जाएगा दोस्तों बहुत शर्मिंदा होना, बहुत शर्मिंदा होना। तो ये पहला ही इसमें सही नहीं है भावार्थ। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें तीनों के तीनों सही दे रखे हैं। 89 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इसमें क्या पूछा है कि अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द है। यानी कि दोस्तों इसमें एक सही दे रखा है, बाकी के 3 है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए डिफेमेशन मानहानि, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। इसमें ये पहला कथन है वो दोस्तों, यानी कि पहला ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल पारिभाषिक जो शब्द दे रखा है, ये बिल्कुल सही पारिभाषिक शब्द दे रखा है। ठीक है, ये देखिए इनफॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक नहीं होता दोस्तों, उसको बोलता है अनौपचारिक। ठीक है, और कंक्लूजन का मतलब होता है यहाँ पे निष्कर्ष होता है, प्रस्तावना नहीं होता। और दोस्तों एसेंट का मतलब होता है अनुमति, आज्ञा नहीं होता। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ओर से उसे स्थायी करने संबंधी पत्र प्राप्त होने पर एक लिपिक द्वारा अपने अनुभाग अधिकारी को क्या लिखा जाएगा? अपने अनुभाग अधिकारी को क्या लिखा जाएगा? तो वो लिखा जाएगा दोस्तों कार्यालयी टिप्पणी। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कार्यालयी टिप्पणी। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब अपन भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, fill in the blank with the correct form of the verb given in the bracket। दोस्तों अपने को खाली स्थान भरना है 91 और 92 प्रश्न में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मधु write a novel for 2 years when she completed it। दोस्तों मधु राइट ए नोवेल फॉर 2 years when she completed it। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों। इसके अंदर देखिए आपको, इसमें दोस्तों जो सेंटेंस है वो सेकंड फॉर्म आ रही है, तो इसमें पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा दोस्तों, हैड बीन राइटिंग आएगा इसमें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी खाली स्थान भरना है। देखिए, यू हैड बेटर माई रूम विकेट, बताइए क्या आएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसके अंदर आएगा दोस्तों विकेट ही आएगा, इसमें फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 93 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, द टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट चेंज इनटू एक्टिव। दोस्तों बताइए, देखिए जो सेंटेंस है यहाँ पर जो दिया गया है ये परफेक्ट टेंस की पेसिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस के अंदर दोस्तों देखिए हैज हैव के साथ में दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है समवन हैज कट द टेलीग्राफ वायर्स। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 94 नंबर का प्रश्न है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स चेंज इनटू पैसिव वॉइस। दोस्तों चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो दोस्तों इसका जो क्या हो जाएगा इसमें, दोज हु हेल्प देमसेल्व, ये क्या है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट है। तो इससे सेंटेंस आरंभ होगा और सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, तो इसलिए दोस्तों आर हेल्प्ड का यूज होगा इसमें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, दोज हु हेल्प देमसेल्व आर हेल्प्ड बाय गॉड। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें देखिए, कॉल द विटनेस सेड द मजिस्ट्रेट चेंज इनटू इनडायरेक्ट। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कॉल द विटनेस सेड द मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों ऑर्डर का भाव है, इसलिए दोस्तों सेड टू के स्थान पर दोस्तों क्या, सेड के स्थान पर क्या हो जाएगा, सेड के स्थान पर दोस्तों ऑर्डर्ड हो जाएगा। मजिस्ट्रेट ऑर्डर ही देगा, ठीक है, तो ऑर्डर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड टू कॉल द विटनेस। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें देखिए मिस्टर रॉबिन्सन आस्क्ड हिज सन व्हाट ही वांटेड टू बी व्हेन ही ग्रो अप ग्रू अप। चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है इनडायरेक्ट स्पीच में, और आप सभी को पता है कि जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म वांटेड का यूज हुआ है, और डायरेक्ट स्पीच को दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों डू या डज होती है दोस्तों इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें माई सन सेड मिस्टर रॉबिन्सन व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 97 नंबर प्रश्न है कन्वर्ट द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस। कन्वर्ट द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस। तो इसमें देखिए हु डज नॉट लव हिम कंट्री, हु डज नॉट लव हिज कंट्री। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों एवरीवन लव्स हिज कंट्री, एवरीवन लव्स हिज कंट्री। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हु से जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आरंभ हो तो दोस्तों असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते समय दोस्तों एवरीवन में बदल देते हैं, ठीक है, और सेंटेंस को पॉजिटिव बना देते हैं। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे एज सून एज सी लेफ्ट द ट्रेन सी फॉरगेट ओवर ब्रीफ एनकाउंटर। दोस्तों टर्न इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पर देखिए सेंटेंस शुरू हो रहा है एज सून एज से, तो दोस्तों ये पास्ट सिंपल टेंस के वाक्य को दोस्तों नेगेटिव में बदलते समय नो सूनर डिड से अपन वाक्य को क्या करेंगे प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें नो सूनर डिड सी लीव द ट्रेन देन सी फॉरगेट ओवर ब्रीफ एनकाउंटर। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 99 नंबर का प्रश्न है, इसमें खालिस्तान भरना है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। रेन इज आगे क्या आएगा दोस्तों, रेन इज आगे क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें आ जाएगा इमिनेंट का प्रयोग होगा दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 100 नंबर का प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमिनर एंड आर्टिकल। दोस्तों डिटरमिनर और आर्टिकल का प्रयोग करते हुए अपने को खालिस्तान भरना है। देखिए 100 नंबर का प्रश्न है ओल्ड एंड यंग शुड लिव टुगेदर। तो बताइए क्या आएगा खालिस्तान में। तो यहाँ पर देखिए ओल्ड यंग रिच पुअर, इनके लिए दोस्तों अपन किसका प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए अपन द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें दोस्तों द का प्रयोग होगा, और दोस्तों यंग के लिए भी द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर 101 नंबर का प्रश्न है आई डू नॉट ईट एट डिनर, आई डू नॉट ईट एट डिनर। तो यहाँ पर इसमें देखिए डिनर में खाए जाने वाला भोजन है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इसके लिए दोस्तों अपन किसका प्रयोग करेंगे, आई डू नॉट ईट एट डिनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें दोस्तों मच एट डिनर आ जाएगा। यहाँ पे 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 102 नंबर का प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। डॉक्टर शर्मा concluded his speech stressing on Buddha's teaching of the importance of purity। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ये तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देखिए स्पीच के आगे है वो क्या है, खालिस्तान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है इसके साथ में दोस्तों अपन किसका प्रयोग करेंगे, तो इसमें बाई का प्रयोग करेंगे, बाई स्ट्रेसिंग। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर विच ऑफ दिस
इज नॉट ए पंक्चुएशन मार्क, यानी कि दोस्तों कौन सा एक पंक्चुएशन मार्क है वो नहीं है। जैसे कि पंक्चुएशन मार्क कौन कौन से होते हैं, पूर्ण विराम, अल्प विराम, कोमा, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये पंक्चुएशन मार्क होते हैं दोस्तों, यानी कि विराम चिन्ह जिसको आप बोल सकते हैं। तो इनमें से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है, तो देखिए फुल स्टॉप है, कोमा है, ठीक है, कॉलम है। यहाँ पर हैशटैग, हैशटैग नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये विराम चिन्ह में नहीं आता दोस्तों, ये हैशटैग, यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। 104 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें देखिए उसे अहमियत जरूर दो जो आपको अहमियत देता है, और उसे माफ कर दो जो नहीं देता। उसे अहमियत जरूर दो जो आपको अहमियत देता है, और उसे माफ कर दो जो नहीं देता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है देखिए डू वैल्यू द वन हु वैल्यूज यू एंड फॉरगिव द वन हु डजंट। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट हिंदी ऑप्शन, चूज द करेक्ट हिंदी ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए एसिड, एसिड का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है मान लेना। क्या होता है, मान लेना। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मान लेना, सहमत होना, ये होता है 1 नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन है वो भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग गणित से संबंधित 15 प्रश्न है। दोस्तों देखिए यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 120 है, उन संख्याओं का योग है वो क्या होगा। दोस्तों उन संख्याओं का योग है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देखिए अपन क्या करेंगे, इसमें अनुपात दे रखा है दोस्तों 3 और 4, तो इनका जो दोस्तों लसा है वो कितना निकलेगा, 12, ठीक है, यानी कि 3 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है 12 में, तो इसका लसा निकल आएगा दोस्तों 12, और लघुत्तम समापवर्तक 120 है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सा क्या हो जाएगा, 12x कितना हो जाएगा दोस्तों, 12x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 120, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 10। तो दोस्तों यहाँ पर संख्याएं दे रखी है, तो x आ गया इसमें 10, तो 3 इंटू 10 कर लीजिए, ये 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30, 4 इंटू 10 करोगे तो ये 40 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये दोस्तों 70। तो यहाँ पर इसमें उन संख्याओं का योग पूछा है, तो 70 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 107 नंबर का प्रश्न है, 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है। 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है। तो दोस्तों वो संख्या कौन सी है दोस्तों, सीधा सा है, मैं आपको बताऊं यहाँ पे 10, 15 और दोस्तों 20 का अपन क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 का गया, फिर ये 5, ये 15 का 15 रहेगा, और ये दोस्तों 10 हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों फिर 2 का दीजिए, तो दोस्तों ये 5 का 5 रहेगा, ये 15 का 15 रहेगा, और ये 5 रहेगा। फिर उसके बाद में दोस्तों आप 5 का भाग दीजिए, तो ये 1 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, और ये 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर अपन दोस्तों यहाँ पर 3 का भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 इंटू 3 60, तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, कितना जाएगा 60। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ऐसी कौन सी संख्या है, यानी कि 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है। तो दोस्तों 4 अंकों वाली ऑप्शन के अनुसार देखिए दोस्तों यहाँ पे, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 60 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो 99, 60 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके अंदर आप 60 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 166, यानी कि पूरा पूरा भाग चला गया। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 108 नंबर का प्रश्न है, 5 व्यक्तियों के परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय 1000 रुपए है, ठीक है, यानी कि 5 इंटू 1000 कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों 5000। अब दोस्तों इसी परिवार में एक व्यक्ति की वार्षिक आय 12,000 रुपए बढ़ जाती है, तो इस परिवार में प्रति व्यक्ति मासिक आय अब होगी। तो दोस्तों देखिए 12,000 बढ़ जाती है,
तो यानी कि दोस्तों एक व्यक्ति की जो यहाँ पे वार्षिक आय 12,000 बढ़ रही है, तो यानी कि एक महीने के 1,000 रुपये बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों सीधा सा है, 5,000 प्लस 1,000 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6,000। अब 6,000 में दोस्तों आप 5 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 1,200 रुपए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मासिक पूछा है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 109 नंबर का प्रश्न है, राजन ने 2 छत के पंखे 2,500 रुपए प्रति पंखे की दर से खरीदे। उसमें से एक पंखे को 15% लाभ और दूसरे को 8% हानि पर बेचा। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले यानी कि इसमें कुल क्रय मूल्य है वो कितना हो गया, 5,000 रुपए हो गया। तो पहले पंखे का विक्रय मूल्य निकालना है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 2,500 इंटू इंटू 115, 100 देखिए 15% लाभ भी बचे ना, तो 115/100 बस काट लीजिए इसको। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 25 इंटू 115 करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 2875 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरे पंखे को 8% हानि पर बेचा है, तो यहाँ पर है दोस्तों 2500 इंटू कितना हो जाएगा, 8% हानि है, तो यहाँ पे 92/100। तो यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 25 इंटू 92 करोगे तो कितना आ जाएगा 2300, ठीक है। अब अपने पास में दोस्तों 2875 तो एक और 2300 एक आ गया। अब इनको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए दोस्तों। इनको आप जोड़ोगे 2875 और 2300 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5175, 5175। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 5175 है, तो अपने दो पंखों का विक्रय मूल्य कितना है टोटल, तो दोस्तों 5,000। अब 5,000 माइनस कर देंगे 5175 में से, तो अपने पास में क्या बचा, तो दोस्तों 175 बचा। तो ये 175 आ गया। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, तो दोस्तों लाभ ही हुआ है, तो 175/5,000 इंटू 100 कर लीजिए। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। 175 में दोस्तों 50 का भाग दे लीजिए, तो कितना आ जाएगा 3.5%। तो 3.5% है वो, इसमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 110 नंबर का प्रश्न है, राजू ने 2 पंखों को बेचा। राजू ने 2 पंखों को बेचा जिनमें प्रत्येक पंखे का मूल्य 990 रुपए है। एक पंखे को बेचने पर 10% का लाभ होता है तथा अन्य पंखे को बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। इस लेन देन में राजू को कितना लाभ या हानि हुई है? दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, जहां पर दोस्तों विक्रय मूल्य समान दे रखा है और जो प्रतिशत है वो बराबर दे रखा है, चाहे वो लाभ हो चाहे वो हानि हो, ठीक है। प्रतिशत अगर बराबर दे रखा है तो दोस्तों आप 10 का 10% निकाल लीजिए, मतलब प्रतिशत का प्रतिशत निकाल लीजिए। यानी कि यहाँ पे 10% लाभ और 10% हानि दे रखी है ना, तो हानि ही होगी। और दोस्तों 10 का 10% होगा क्या, 10 का 10% कितना होता है 1, तो इसमें 1% की हानि होगी दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 111 नंबर प्रश्न है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में और 65% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। 70% विद्यार्थी हिंदी में और 65% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में, 65% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हिंदी में उत्तीर्ण होने वाले, सॉरी हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने हो गए दोस्तों, 30%। देखिए 70% अगर पास हो गए तो दोस्तों 30% है वो फेल हो गए, ठीक है, हिंदी के अंदर। और विज्ञान में फेल होने वाले दोस्तों कितने हैं, तो विज्ञान के अंदर दोस्तों 65% पास हो गए, तो 35% है वो फेल हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसमें 30%, 35% तो ये हो गया। अब यहाँ पर 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों प्रतिशत क्या होगा वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे
इसमें दोस्तों 30 और 35 कितने होते हैं? 65। कितने होते हैं? 65। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, देखिए इतना तो आप समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अपन ए बी सी कर लेंगे, ठीक है। ए हो गया दोस्तों 30%, बी हो गया दोस्तों इसमें 35% और सी हो गया दोस्तों इसमें, देखिए दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले, सी हो गया दोस्तों इसमें 27%। अब दोस्तों यहाँ पे दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 100 माइनस, इसका सूत्र होता है दोस्तों 100 माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्रतिशत। तो यहाँ पर दोस्तों 100 माइनस दोस्तों ए प्लस बी कितने होते हैं? 30 और 35 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 65। 65 माइनस 27, 65 माइनस 27 है। तो दोस्तों यहाँ पे 100 में से 38 गए, ठीक है। तो 65 में से 27 गए तो दोस्तों कितने बचे? 38 है। तो 100 में से 38 गए तो कितने बचे दोस्तों? ये बचे 62 है। तो इसमें 62% इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पर, शंकर मशीन खरीदने के लिए 25,000 रुपए का ऋण लेता है। वह 1 वर्ष 6 महीने बाद 12% वार्षिक की दर से कितना धन लौटाएगा, जबकि ब्याज दर है वो वार्षिक संयोजित है। सीधा सा है, जिसमें जिसमें तो कुछ नहीं करना दोस्तों। 25,000 अपना क्या है? मूलधन है, इंटू 1 वर्ष 6 माह के लिए। दोस्तों 1 वर्ष का तो सबसे पहले 12% दर हो गया, ठीक है। तो 112 इंटू 100। अब दोस्तों यहाँ पे 6 महीने का निकालना है तो दर आधी हो जाएगी। तो दोस्तों 106 बटे 100, बस इसको काटना है। 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो कट गए, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, 5 से दोस्तों ये 2 बार कट गया, ये 5 से दोस्तों 5 बार कट गया, ये 2 से दोस्तों 56 बार कट गया। अब दोस्तों यहाँ पे 5 इंटू 56 इंटू 106 करोगे तो कितना आ जाएगा? 29,680। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 113 नंबर प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपए तथा 4 वर्ष में 900 रुपए हो जाता है, तो वह धन होगा। तो वह धन है वो क्या होगा, वो बताना है। देखिए साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपए, ठीक है। यानी कि कोई 100 रुपए है, ये 2 वर्ष में 500 हो जाते हैं, 4 वर्ष में 900 हो जाते हैं। यानी कि 2 वर्ष में कितने बढ़ रहे हैं? 2 वर्ष में दोस्तों वो 400 बढ़ रहे हैं, 2 वर्ष में 400 बढ़ रहे हैं। तो धन कितना है? सीधा सा 2 वर्ष में अगर 400 बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 4 वर्ष में कितने बढ़ जाएंगे? 800। तो यहाँ पे कुल धन कितना है दोस्तों? 900 रुपए हो जाता है 4 वर्षों में। तो 900 में से 800 गए तो कितना बचा? 100। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 48,000 पर 1.5 वर्ष का 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज का मूल्यांकन छमाही किया गया हो तो, वही है दोस्तों 48,000, ठीक है, इंटू 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे? कोई दोस्तों 10% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से, तो यहाँ पे 110 बटे 100 इंटू 105 बटे 100, बस। और क्या करना है इसमें? यही करना है, काट के और जोड़ देना। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो, ओ हो देखिए यहाँ पे 6 माही का पूछा गया है। क्या 6 माही किया गया हो मूल्यांकन? तो मूल्यांकन अगर 6 माही किया गया है तो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 6 महीने का निकालना पड़ेगा। तो इसमें समय तो दुगना हो जाएगा, दर है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 48,000 इंटू दोस्तों 48,000 इंटू यहाँ पर देखिए 105, दर आधी हो जाएगी, समय दुगना हो जाएगा। तो 105 बटे 100 इंटू 105 बटे 100 इंटू 105 बटे 100, बस इसको काट लीजिए, ठीक है। 5 से कट रहे हैं दोस्तों, ये 21 बार कट गया, ये 20 बार कट गया, ये 21 बार कट गया, ये 20 बार कट गया, ये 21 बार कट गया 5 से, और ये 20 बार कट गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 1 2 और 3, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई,
अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो दोस्तों ये 48 कट गया दोस्तों 6 बार। तो यहाँ पे अब 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 6 करोगे तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा 56,566। ठीक है दोस्तों, अब ये 56,000 है दोस्तों 566 आया है। ठीक है, ये अपन क्या करेंगे, ये 48,000 में से माइनस कर देंगे। 48,000 में से माइनस करोगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ पर ब्याज कितना आ जाएगा 7,566। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2 अनुपात यानी कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपए है तो उस बैग में 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे। 50 पैसे के सिक्के हैं वो कितने होंगे वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुपातों का योग, अनुपात दे रखा है दोस्तों 2 अनुपात 3 अनुपात 5 और सिक्के हैं दोस्तों देखिए 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो दोस्तों कितने रुपए हो जाएंगे 2 रुपए। और 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो दोस्तों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोस्तों 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे हो जाएंगे। और 25 पैसे के अपने पास में 5 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 1 रुपए 25 पैसे। अब इनको जोड़ लीजिए दोस्तों, 2 रुपए और 1 रुपए कितना हो गया 3, 3 और 1 4, 4 रुपए 75 पैसे हो गए दोस्तों, कितने 4 रुपए 75 पैसे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 50 पैसे के कितने सिक्के थे, 50 पैसे के सिक्के कितने थे वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर 50 पैसे का सिक्का का अनुपात कितना है 3 है। तो यहाँ पर 3 बटे 4.75 इंटू दोस्तों कुल धन कितना था, तो कुल धन था 228। तो 228 बस काट लीजिए इसको, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 144। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 116 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों x अनुपात YZ और y अनुपात ZX। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर y अनुपात, ये देखिए ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है वो दे रखी है, अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है। तो इसमें देखिए ये Z है, ठीक है, x अनुपात YZ और y अनुपात ZX और Z अनुपात XY अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। तो दोस्तों मिश्र अनुपात है वो इसमें मैं आपको बता देता हूं दोस्तों XYZ अनुपात 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए आप 117 नंबर प्रश्न है, एक व्यापार शुरू करने के लिए एपीसी ने क्रमशः 45,000, 90,000 और 90,000 रुपए निवेश किए। 2 वर्षों बाद उन्हें 1,64,000 रुपए का लाभ हुआ। सी में यानी कि कुल लाभ में सी का हिस्सा कितना है, अनुपात निकाल लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए अनुपात इनका निकल के आ जाएगा 45,000, 90,000 और 90,000। तो यानी कि 1 अनुपात 2 अनुपात 2। ठीक है, ये इनका अनुपात निकलेगा भाई 45,000, 90,000 और 90,000। तो यहाँ पे 1 अनुपात 2 अनुपात 2 निकल जाएगा। अनुपातों का योग कितना होता है 5। अब यहाँ पे सी का पूछा है तो सी का अनुपात कितना है 2। तो यहाँ पर 2 बटे 5 इंटू 1,64,000 बस काट लीजिए इसको, इसको आप काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 65,600। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक हौज सामान्यतः 8 घंटों में भर जाता है, लेकिन उसकी तली में छेद होने के कारण उसके भरने में 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। तदनुसार हौज पूरा भरने पर उसके छेद से रिसाव के कारण उसे खाली होने में कितना समय लगेगा। तो बताइए उसे खाली होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों देखिए तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में जो समय लगता है वो 8 + 2 घंटे, तो कितना हो जाएगा 10 घंटे। और टंकी को भरने में जो समय लगा वो लगा दोस्तों 8 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भरी टंकी को खाली करने में जो समय लगा है, ठीक है, वो समय कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें खाली होने में समय दोस्तों इसमें 40 घंटा लगेगा। इसका दोस्तों आप एलसीएम निकाल के और फिर करना है इसको, 40 घंटे इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 119 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करती है। पहली आधी
30 किलोमीटर प्रति घंटा पर और दूसरी आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटा पर कार कुल कितनी दूरी पर चली। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सा है, अपन को क्या करना है, देखिए औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 इंटू दोस्तों 30 इंटू 25 बटे x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 30 और 25 कितने होते हैं, 55। बस ये आ गया अपना इसमें, यानी कि 2 इंटू 30 इंटू 25 बटे 55। अब इसमें 11 घंटों में पूरा करती है, तो दोस्तों इंटू 11 कर दीजिए, बस इसको काट लीजिए। इसको आप काटोगे तो दोस्तों यहाँ पर 300 किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यह रेखा पैराग्राफ है किसी विशिष्ट कंपनी द्वारा दिए गए मुनाफे को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पिछले वर्ष के मुकाबले में किस वर्ष मुनाफा अधिक हुआ। तो पिछले वर्ष के मुकाबले में किस वर्ष मुनाफा अधिक हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मुनाफा है वो अधिक हुआ पिछले वर्ष की तुलना में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए इसमें 2017 तो दोस्तों ऑप्शन में दे नहीं रखा, 2017 तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में दे नहीं रखा, क्योंकि अगर 2017 देता, 2016 में तो दोस्तों 10 है और 2017 में तो दोस्तों ये हो जाता 80 का, ठीक है, ये 80 का हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए 2012 के अंदर 15 का है तो 2013 के अंदर 100 का है, अंतर कितने का आ रहा है, 85 का। तो ये ही अपना राइट आंसर हो जाएगा 2013। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक मुनाफा है वो दोस्तों वर्ष 2013 में हुआ पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है। इसमें 2016 में तो 10 था और 2017 में 90 था, तो 90 में से 10 गए तो कितना हुआ, 80, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मुनाफा 2013 में, तो 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।